इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 90वें क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राज लेकर आया हूं केमिस्ट्री क्लास 12th हिंदी मीडियम। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का जो फेराडे का नियम पढ़ा था, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो आज हम पुनः उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। हम देखते हैं जो प्रथम नियम से हमने जो रिलेशन लिया था W = ZIT, प्रथम नियम से विद्युत धारा की मात्रा हो गई, T हो गया सेकेंड में समय, और Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हम देखेंगे E सेकेंड नियम से जो हमने बात किया था, E ZF या FZ हमने कहा था। ये जो Z है, अगर हम Z निकालने का प्रयास करें तो Z हो जाएगा E/F। क्लियर है? तो Z मेरा E/F हो गया। अब Z का वैल्यू जब प्रथम नियम में हम डालेंगे, और एक फॉर्मूला हम लोग होता है तुल्यांकी भार गुना संयोजकता। हम लिखेंगे परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुना संयोजकता। और इसे किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे? A हो गया परमाणु भार, E हो गया तुल्यांकी भार, और N हो गया, हम E = A/N लिख सकते हैं। अब इस Z के वैल्यू को जब हम यहां पुट करते हैं तो हम पाते हैं कि W = E/F IT। और जो हमने इस रिलेशन से परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुना संयोजकता, इस रिलेशन से हम E का वैल्यू को जब यहाँ लिखते हैं, तब जो मेरा फाइनल इक्वेशन निकल करके आता है, दैट इज इक्वल टू W = A/NF IT। तो हम हेडिंग इसे लिख सकते हैं कि फैराडे के प्रथम एवं द्वितीय नियम का संयुक्त रूप, मतलब दोनों इक्वेशन को हमने कोरिलेट किया और फाइनल इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि जो W होगा, पदार्थ की जो मात्रा मुक्त होगी, वह A का मतलब हो गया परमाणु भार, N संयोजकता, F फैराडे, I विद्युत आवेश की मात्रा, और T समय। तो ये एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं, W = A/NF IT। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं इससे रिलेटेड। फिर जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा मेरा सेल, बैटरी। तो बैटरी थोड़ा छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है, कम से कम 2 क्लास लगेगा उसमें। तो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल, 3 प्रकार का सेल का बात करना है। पहले हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेते हैं। तो हम मिटा दें पहले जो हमने अभी जो रिलेशन दिया उस पर आधारित एक सवाल लेते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार है, आप लिख सकते हैं कि 0.25 एम्पेयर विद्युत धारा 1 घंटा तक CuSO4 विलयन से प्रवाहित करने पर
कितना कॉपर निक्षेपित होगा। फिर से हम सवाल को पढ़ लेते हैं कि 0.25 एम्पेयर विद्युत धारा 1 घंटा तक कॉपर सल्फेट विलयन से प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा। तो अच्छा सवाल है और अभी जो हमने रिलेशन पढ़ा है उस पर आधारित है। हम देखते हैं कि प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न से सबसे पहली बात कि कितना कॉपर निक्षेपित होगा, तो W = तो हमको निकालना ही है। अब I का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, दैट इज 0.25 एम्पेयर, और समय मेरा दिया हुआ है 1 घंटा, तो T = 1 आवर। तो सबसे पहला काम हम करने जा रहे हैं कि इस 1 आवर को हम बदलेंगे सेकेंड में, तो 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमको कॉपर का जो एटॉमिक मास है वो लेना होगा, और हम जानते हैं ये A = परमाणु द्रव्यमान, और कॉपर का परमाणु द्रव्यमान 63 होता है। तो ये तो सारा इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से मिल गया। अब जो फॉर्मूला कहता है कि W = A/NF/IT, तो हम लिखेंगे सूत्र से W = A/NF/IT, ये मेरा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला पर जो सारा वैल्यू दिया हुआ है उसे पुट करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 63 इंटू I कितना है तो 0.25 एम्पेयर इंटू समय मेरा कितना दिया हुआ है, तो समय यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 3600 सेकेंड में बाय NF। तो चूंकि कॉपर है और कॉपर 2+ आयन देता है तो यहाँ N = 2 लिख देंगे, और ऐसे भी इसका जो संयोजकता होता है वो 2 होता है गुना, और F फेराडे 1 फेराडे बराबर पिछले क्लास में हम निकाल चुके थे 96500। तो अब तो हमको ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, जो जो मेरा कैंसिल हो रहा है कर दीजिए, बाकी गुना भाग कर लीजिए, इतना ग्राम आंसर। क्लियर है। ये एक सवाल हुआ कि दोनों के संयुक्त रिलेशन से, प्रथम नियम और द्वितीय नियम के संयुक्त रिलेशन से हमने एक सवाल लिया, और एक सवाल हम ले सकते हैं जो सेकेंड लॉ था फैराडे का, उससे रिलेटेड। चूंकि फर्स्ट लॉ में कोई ज़्यादा दम नहीं है, वो वैसा ही क्वेश्चन रहेगा जो कि फॉर्मूला बेस्ड रहता है, बस फॉर्मूला लगाइए, जो अननोन डाटा है उसे आप निकाल लीजिए। तो हम प्रश्न लिखने जा रहे हैं, मिटा दें, थोड़ा सा डाटा युक्त सवाल है ये। क्वेश्चन लिखेंगे कॉपर, पहले समतुल्य भार ले लेते हैं, समतुल्य भार, क्योंकि सबसे जरूरी है आपको ये समतुल्य भार याद रहना चाहिए। कॉपर का होता है 31.7, आप मान के चलिए कि प्रश्न में ही आपको दिया हुआ है। आयोडीन का होता है 127, और सिल्वर का होता है 108। ये समतुल्य भार प्रश्न में है, या आपको दिमाग में रखना होगा। अब देखेंगे कि श्रेणी क्रम में, चूंकि हमने सेकंड नियम में बताया था कि विद्युत अपघट्य को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो श्रेणी क्रम में संयुक्त 3 सेल, श्रेणी क्रम में संयुक्त 3 सेल में, और तीनों में अलग अलग विद्युत अपघट्य डाल दीजिए।
जैसे एक कॉपर से रिलेटेड डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा CuSO4, दूसरा आप सिल्वर से रिलेटेड डाल दीजिए AgNO3, और तीसरा आप आयोडीन से तो पोटेशियम आयोडाइड। तो ये 3 प्रकार का जो है मेरा विद्युत अपघट्य है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि यदि कॉपर का भार दिया हुआ है, कॉपर का निक्षेपित भार क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.25 ग्राम, ठीक है। तो जो दोनों बचा हुआ है, मान लीजिए सिल्वर और आयोडीन का मुक्त भार ज्ञात करें। बहुत मज़ेदार सवाल है। फिर से हम प्रश्न को समझते हैं कि समतुल्य भार हम या तो प्रश्न में दिया हुआ है या कुछ कॉमन है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में संयुक्त 3 सेल है, 3 सेल है जिसे श्रेणी क्रम में सजाया गया है, और उसमें जो विद्युत अपघट्य है कौन है, तो कॉपर सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है। तो यदि कॉपर का निक्षेपित भार प्रश्न में दिया हुआ है तो हम सिल्वर और आयोडीन का किस प्रकार मुक्त भार ज्ञात कर सकेंगे, मीन्स W निकालना है। तो एक रिलेशन हम सेकेंड जो मेरा फैराडे का नियम था उससे हम जानते हैं कि कॉपर का भार मतलब W1/W2 हम लोग लेते हैं, तो W2 दूसरे का भार ले लीजिए। मान लीजिए हमने आयोडीन का लिया तो आयोडीन का भार, और फिर इधर जो होगा वो समतुल्य भार होगा, तो हम लिख सकते हैं कॉपर का समतुल्य भार बटे आयोडीन का समतुल्य भार। इस रिलेशन से जो मेरे पास दिया हुआ है उसका वैल्यू लिखेंगे, जो अननोन है उसे फाइंड कर लेंगे। तो कॉपर का भार तो मेरा प्रश्न से ही क्या दिया हुआ है, तो 1.25 ग्राम, क्लियर है। और यहां से हम क्या कर रहे हैं, अच्छा इधर कॉपर का समतुल्य भार हम देख लेंगे 31.7 है, और आयोडीन का समतुल्य भार देख लेंगे 127 है। इसको हम x मान लेते हैं। अब जो x का वैल्यू है पहले निकाल लेंगे हम, तो x इज इक्वल टू, इधर ले लें और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 1.25 इंटू 127 बाय 31.7। ठीक है, पॉइंट उड़ा दीजिए। तो मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया है, 5 ग्राम होता है। आप लोग भी इसे गुना भाग कर लें और ये 5 ग्राम होगा। तो 5 ग्राम कॉपर मेरा यहां से मिलता है। अब कॉपर के बारे में मालूम चल गया और आयोडीन का हमने निकाल लिया। यहां लिख सकते हैं हम लोग आयोडीन का भार। आयोडीन का भार x इज इक्वल टू 5 ग्राम, ठीक है। अब दूसरा एक रिलेशन ले हम किसके किसके बीच, तो अब हम कॉपर का सिल्वर से ले लें, या आयोडीन का भी सिल्वर से आप ले सकते हैं। हम कॉपर का सिल्वर के साथ लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं फिर उसी प्रकार कॉपर का भार बटे बराबर, फिर लिखेंगे कॉपर का समतुल्य भार बटे सिल्वर का समतुल्य भार। चलिए, इसे तो x माना था, इस बार इसको y मान लेते हैं। कॉपर का भार ऑलरेडी नोन है 1.25। हम कॉपर का समतुल्य भार जो हमने देखा था तो हम लिखेंगे 31.7 बाय सिल्वर का समतुल्य भार, तो सिल्वर का समतुल्य भार 127। तो हम फिर y इज इक्वल टू
लिख सकते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 125 इंटू 127 डिवाइडेड बाय 31.7। अब इससे आप y का मान निकाल लीजिए। हमने इसे कैलकुलेट कर लिया है, ये 4.26 आएगा। तो इस तरह का सवाल आप सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से बना सकते हैं। और हम समझते हैं कि जिस भी तरह का न्यूमेरिकल्स आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से देगा, बिल्कुल इसी तरह का सवाल आता है, कुछ उसमें बहुत ज़्यादा जो है सीखने को नहीं है। हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैटरी। तो हम देखेंगे, राजकुमार इज वाचिंग, साक्षी इज वाचिंग। चलिए, हमारे इस मुहिम से अगर 10 बच्चे भी लाभ उठा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हमने सफलता हासिल कर लिया। तो नया टॉपिक है मेरा बैटरी। हम हेडिंग करेंगे बैटरी, सेल। चलिए, बैटरी हम लोग सब देख रहे हैं, हम लोगों के घर में घड़ी में लगा हुआ है, टॉर्च में यूज़ करते हैं, रिमोट में यूज़ करते हैं। तो बैटरी से हम लोग सभी रूबरू हैं। बैटरी की परिभाषा हम इस रूप में दे सकते हैं, क्योंकि बैटरी क्या है, एक विद्युत रासायनिक सेल है। तो कोई भी विद्युत रासायनिक सेल होती है, हमने दोनों प्रकार के सेल की चर्चा की है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। तो यह विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल में जो रासायनिक ऊर्जा है, सतत रासायनिक ऊर्जा हो रही है। और किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया उसमें हो रही है, तो रेडॉक्स प्रक्रिया हो रही है। और इस रेडॉक्स प्रक्रिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रहा है हमें। तो हम बैटरी को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो हम लिखेंगे परिभाषा, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या जा सकता है। तो यह मूलतः हम देखते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल होता है। यह मूलतः विद्युत रासायनिक सेल होता है। तो हमने बैटरी की परिभाषा कर ली। अब देखेंगे कि बैटरी के प्रकार, कि आखिर सेल को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हम लिखेंगे बैटरी, या ब्रैकेट में कर लीजिए, सेल को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। ये 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो हो गया प्राथमिक सेल, दूसरा है द्वितीयक सेल और तीसरा है ईंधन सेल। तो हम हेडिंग करेंगे, पहला हो जाएगा, चलिए, प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, दूसरा हो जाएगा द्वितीयक सेल,
सेकेंडरी सेल, और तीसरा हो जाएगा ईंधन सेल, फ्यूल सेल। तो इस तीनों सेल के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक मेरा कोरोजन, संक्षारण है, और संक्षारण से बचने के क्या क्या उपाय हैं, तब ये चैप्टर मेरा समाप्त हो जाएगा। तो हम प्राथमिक सेल की बात करेंगे। तो प्राथमिक सेल में हम देखेंगे कि प्राथमिक सेल वैसा सेल होता है जिसमें जो रासायनिक अभिक्रिया है, कैसी रासायनिक अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया अगर एक ही बार हो तो उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। और आसानी से हम समझ सकते हैं कि इन्हें पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, ये प्राथमिक सेल होंगे। जैसे शुष्क सेल, हम डेनियल सेल, मरकरी सेल, ये सब भी एज ए प्राथमिक सेल का हम उदाहरण ले सकते हैं। तो हम मिटा दें और हेडिंग कर दें प्राथमिक सेल। किस रूप में परिभाषा देंगे, तो ऐसा सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार संपन्न होती है। क्लियर है कि ऐसा सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार संचालित होती है, और हम लिख सकते हैं कि इसे पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, या सीधे लिखिए अर्थात इसे पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता। तो जो फिर से रिचार्ज नहीं हो, प्राइमरी सेल। हम देखेंगे एक प्राइमरी सेल का पूरा कंस्ट्रक्शन और जो रिएक्शन हो रहा है उसे हम लेते हैं। अच्छा, पहले इसका उदाहरण ले लें। तो उदाहरण स्वरूप हम जो भी शुष्क सेल होगा, डेनियल सेल होगा, मरकरी सेल होगा, ठीक है। शुष्क सेल, डेनियल सेल, मरकरी सेल, ये सब उदाहरण होंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं शुष्क सेल की। चलिए हेडिंग करेंगे हम लोग शुष्क सेल। शुष्क सेल को हम लोग लेक्लांसी सेल भी कहते हैं। या लेक्लांसी सेल का ये एक कॉम्पैक्ट रूप है, लेक्लांसी। तो जो ड्राई सेल हुआ, ड्राई सेल इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लांसी सेल। हम देखते हैं कि आखिर यह किस प्रकार का इसमें बनावट है। तो जिंक के धातु का एक पात्र रहता है, जो बाह्य पात्र है उसका जिंक के धातु का बना होता है, और यह एनोड का कार्य करता है। तो जगह नहीं बचेगा, चलिए ऊपर हेडिंग करते हैं शुष्क सेल, तब बनाते हैं और क्लियर होगा। शुष्क सेल, ड्राई सेल। मिटा दें। तो हम इसकी बनावट देखने जा रहे हैं
तो जो सबसे बाहरी पात्र होता है वह जिंक का होता है, जिंक मेटल का। तो चलिए एक डायग्राम हम इस प्रकार से बनाते हैं कि ये हो गया सबसे बाहरी पात्र और ये जिंक धातु का बना होता है और यही एनोड का काम करता है। क्लियर है? स्टेटमेंट भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसमें, चलिए ब्लैक से लिखते हैं, इसमें जिंक धातु का बाहरी परत होता है जो एनोड का कार्य करता है। और जो बात हम इसमें जानने जा रहे हैं कि ठीक है, जिंक का मेरा बाहरी परत हो गया, पात्र के अंदर क्या क्या होगा? तो पात्र के अंदर पहले कागज का एक अस्तर होता है जो कि विद्युत रोधी होता है। तो पात्र के अंदर विद्युत रोधी हम लिखेंगे, पात्र के अंदर विद्युत रोधी। देखिए दूसरा पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं कि पात्र में जो ग्रेफाइट का छड़ होता है, बीच में जो है ग्रेफाइट का छड़ हम उसमें डाल देते हैं और ये ग्रेफाइट का छड़ कैथोड का कार्य करता है। तो पात्र में ग्रेफाइट का छड़ कैथोड का कार्य करता है। लेकिन जानने योग्य बात है कि जो ग्रेफाइट का मेरा छड़ है वहां मैग्नीज ऑक्साइड का और कार्बन चूर्ण उसके चारों ओर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि यह MnO2 तथा कार्बन के चूर्ण से घिरा होता है। तो डायग्राम में हम दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए बीच में हम जो है ग्रीन से बना देते हैं ग्रेफाइट का छड़। ये हो गया मेरा ग्रेफाइट का छड़ और ये ग्रेफाइट का छड़ कैथोड का कार्य करेगा। लिख दें ग्रेफाइट छड़ कैथोड। थोड़ा छोटा हो रहा है ना, चलिए। और MnO2 कार्बन का चूर्ण से घिरा होता है। तो यहां हम चूर्ण दे देते हैं MnO2 प्लस कार्बन का। और एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि ये दोनों के बीच जो गैप है, एक पेस्ट अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का पेस्ट इसके बीच भरा जाता है। तो हम देखेंगे, यहां लिख सकते हैं तथा ZnCl2 का पेस्ट भरा जाता है। तो ये NH4Cl और ZnCl2 का जो हम पेस्ट देखते हैं, तो जो कैथोड और एनोड के बीच रिक्त स्थान है, हम लिख दें एनोड और कैथोड। चलिए हिंदी में लिखते हैं
कैथोड के बीच रिक्त स्थान में भरा जाता है। क्लियर है? हम यहाँ पेस्ट को भर दे रहे हैं। चलिए, ये कंप्लीट जो है कैथोड का बिहेव करता है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ग्रेफाइट का क्षार और MnO2 प्लस कार्बन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कैथोड और एनोड के बीच का जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में हमने NH4Cl, ब्लैक से लिखते हैं, NH4Cl प्लस ZnCl2, इसका पेस्ट हम भर देते हैं। तो इस प्रकार से मेरा शुष्क सेल तैयार हो गया। लेकिन उसमें जो अभिक्रियाएं होगी वह किस प्रकार की होगी? तो हम जानते हैं कि एनोड पर जो है ऑक्सीडेशन होता है, चूंकि यह क्या है विद्युत रासायनिक शेल है, और कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो दोनों के रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो जगह नहीं है, यहाँ मिटा दिया जाए। फिर से हम इसे देख लेते हैं कि जिंक धातु का बाहरी परत होता है, ठीक है। पात्र के अंदर विद्युत रोधी कागज का अस्तर होता है। चलिए, पात्र में ग्रेफाइट का छड़ कैथोड का कार्य करता है, जो ग्रेफाइट का छड़ हमने बीच में लिया है। MnO2 और कार्बन का चूर्ण से यह छड़ चारों ओर घिरा रहता है, और NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट से जो है हम दोनों जो कैथोड और एनोड है उसके बीच का जो गैप है उसे हम भर देते हैं। तो हम ये स्टेटमेंट को मिटा दें। अब रिएक्शन हम देखेंगे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो हम जो रिएक्शन लिखेंगे एनोड पर, ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑक्सीकरण। तो जो मेरा जिंक है, जिंक धातु के रूप में है, आयन में टूटेगा, तो जिंक सॉलिड है और ये Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। लेकिन हम इसके कैथोड पर जो देखेंगे रिएक्शन, जो अपचयन होगा, यह याद रखने योग्य है, क्योंकि यहां हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से अपचयन हो रहा है। तो जो MnO2 है और NH4Cl जो है NH4 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि MnO2 प्लस NH4 प्लस, और इसमें हम चूंकि हम अपचयन देख रहे हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। और अब मेरा जो बना MnOOH प्लस NH, यहाँ नीचे लिखते हैं NH3, ये मेरा बन करके आया। हम देखेंगे कि आखिर यहाँ अपचयन कैसे हो रहा है। तो जो Mn है यहाँ पर ये 4 प्लस के रूप में है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 × 2 = -4, तो यहाँ हो जाएगा ये +4। और इसका इस Mn का जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं तो यहाँ +3 के रूप में हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट होता है, कमी आती है, तो हम जानते हैं कि वहाँ अपचयन होता है। तो ये मेरा फाइनल रिएक्शन है। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो Zn2 प्लस आयन के रूप में टूटा है और जो मेरा अमोनिया है NH3, ये दोनों भी आपस में कंबाइन कर जाता है। तो Zn2 प्लस 2NH3, और ये कंबाइन करके एक डायएमीन जिंक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है। तो ZnNH3 और 2+, ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो डायएमीन जिंक लिखेंगे हम लोग, डायएमीन जिंक और 2+ है तो सेकेंड, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इस शेल का एक बहुत बड़ा जो है कमी है
कि हम देखते हैं कि यह लगातार क्षारित होता है, मतलब इसकी जीवन अवधि भी कम होती है, और जो NH4Cl जो पेस्ट हमने लिया है वह अम्लीय पेस्ट होने के कारण जिंक का पात्र लगातार ये क्षारित होते जाता है, और क्षारित होते होते जब कंप्लीट जो है उसका कोरोजन हो जाता है, तब हम देखते हैं कि ये बैटरी नाकाम हो जाता है, और इसका सेल विभव भी हम देखते हैं एक रेंज में आता है। तो पहले हम रिएक्शन हमने समझा, फिर से रिएक्शन को देख लेते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वह दोबारा देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। हमने कहा कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अवकरण या अपचयन होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जिंक जो है मेरा सॉलिड धातु के रूप में है, और इसमें ऑक्सीकरण हुआ, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जिंक आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन में ये टूटा। अपचयन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तो हम देखें यहां, चूंकि मेरा सिर्फ ग्रेफाइट ही मेरा जो है कैथोड का कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि उसके साथ जो MnO2 है और जो मेरा कार्बन का चूर्ण है वह भी कैथोड का कार्य कर रहा है। यहाँ MnO2 और जो हमने यहाँ पेस्ट लिया है NH4Cl, उससे मेरा अमोनियम आयन NH4+, ये आयन अब और MnO2 में जब इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, गेन होता है, तब मेरा जो है MnOOH के रूप में ये कन्वर्ट होता है और अमोनिया इससे प्राप्त होता है। और ये अमोनिया पुनः जो जिंक का मेरा बाहरी परत है उसे क्षारित करता है, और क्षारित करके यह एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि आखिर इसका उपयोग, इसकी वोल्टता, मिटा दें इस रिएक्शन को। पहले बात करेंगे कि इसकी जीवन अवधि कम होती है। इसकी जीवन अवधि कम होती है, मतलब अधिक दिनों तक हम इस तरह के सेल को नहीं रख पाते हैं। और NH4Cl का जो पेस्ट होता है, NH4Cl अम्लीय प्रकृति की होने के कारण यह क्या करता है, जो जिंक है, जिंक पात्र को लगातार क्षारित करता है। जिंक पात्र को लगातार क्षारित करता है। तो जिंक पात्र जब लगातार क्षारित हो जाएगा तो धीरे धीरे मेरा बैटरी डिस्ट्रॉय होने लगेगा। अब हम इसके सेल विभव की बात करें तो सेल विभव जो होता है 1.25 से लेकर के 1.5 वोल्ट के रेंज में होता है। यह बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। वोल्टता कर दें या EMF कह दें, सेल EMF या सेल विभव लिखें। चलिए, यह हो गया। तो आपका प्रश्न होगा कि सर शुष्क सेल में जब इतना खामी ही है तो आखिर अच्छाई क्या है? तो अच्छाई सबसे बड़ी है कि यह हल्का होता है और सस्ता होता है। यह हल्का और सस्ता होता है, और हल्का और सस्ता होने के कारण हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सकता है।
तो आई होप कि ड्राई सेल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और सेल लेते हैं कि प्राथमिक सेल का टॉपिक मेरा पूरा समाप्त हो जाए। तो दूसरा जो सेल हम ले रहे हैं वो है मरकरी सेल। हेडिंग कर लेते हैं मरकरी सेल। तो बनावट मुख्य रूप से जो हमने ट्राई सेल का देखा था वही इसका भी बनावट होगा। तो हम देखते हैं कि इसका उपयोग ज़्यादातर हम ईयरफोन सब में, घड़ी है और कैमरा सब में किया जाता है, छोटा होता है। तो पहले इसका उपयोग ही हम लिख दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसका उपयोग लघु परिपथ जैसे श्रवण यंत्र, घड़ी, कैमरा आदि में किया जाता है। अब एक दिमाग में पिक्चर मेरा तैयार हुआ कि आखिर मरकरी सेल क्या है। तो हम देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील का बर्तन है और जिंक तथा HgO। तो यहाँ पर जिंक जो होगा एनोड का काम करेगा और जो मरकरी ऑक्साइड है मेरा HgO वह कैथोड के रूप में कार्य करेगा। तो हम लिख सकते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन में जिंक एनोड का तथा HgO कैथोड का कार्य करता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लिखने नहीं जा रहे हैं, बस हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हम ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड क्या ले रहे हैं और रिएक्शन क्या हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जैसे KOH, ZnO। तो KOH तथा ZnO का पेस्ट यहां भी लेते हैं, का पेस्ट विद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है। तो हम जो है मरकरी सेल में ये स्टेटमेंट हमने दिया। अब इसके रिएक्शन की बात करेंगे कि आखिर रिएक्शन इसमें क्या क्या होगा। फिर से हम लोग देख लेते हैं कि यह जो सेल है यह लघु परिपथ जैसे श्रवण यंत्र, घड़ी, कैमरा इस सब में उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का बर्तन है, जिंक एनोड तथा HgO यहाँ पर कैथोड का कार्य करता है और KOH, ZnO दोनों का जो पेस्ट है यहाँ विद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है। अब जो रासायनिक अभिक्रिया होगी मुख्य वो है कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है मरकरी सेल, तो जब तक आप रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत आसान रासायनिक अभिक्रिया है और हम आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आप याद कर पाएंगे। जिंक ले लीजिए 2OH माइनस और यहां आप ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ऑक्सीकरण। बैटरी लो हो रहा है
ऑक्सीकरण। ठीक है, अब हम अवकरण की बात करें। देखिए कितना आसान है ये रिएक्शन। जो ये मेरा प्रोडक्ट के रूप में है उसे आप उठा करके इधर रिएक्टेंट में डाल दीजिए, और यहाँ जो है सिर्फ Zn ही नहीं, ZnHg का एमलगम यहाँ यूज होता है। एमलगम एक एलॉय है, ऐसा कह सकते हैं आप, मिश्र धातु है जिसमें मरकरी तो रहना ही रहना है कि एमलगम इज द एलॉय इन विच मरकरी इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। तो एक कंस्टिट्यूएंट के रूप में Hg रहेगा ही रहेगा। तो अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, चलिए H2O और 2 इलेक्ट्रॉन जो हमने लिया था पुनः इधर रिएक्टेंट के रूप में ले लीजिए। ये याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। और जो हमने यहाँ ZnO लिया था, अब हम यहाँ पर HgO ले लेते हैं। 2 बार लिखेंगे, रिएक्शन एकदम याद हो जाएगा। मतलब ध्यान दीजिए कि यहाँ हमने Zn लिया था, तो यहाँ सिर्फ चेंज यही हुआ कि यहाँ Hg हमने लिया, और फिर ये वाला पार्ट को इधर लिख दीजिए। तो ये वाला पार्ट जब हम लिखेंगे तो मेरा इधर हो जाएगा +2OH माइनस। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो हमने ZnHg लिया है सिर्फ यहाँ पर Hg लेना है। तो क्लियर है, ये हो गया अवकरण या अपचयन। तो एनोड और कैथोड पर हमने अभिक्रिया देख लिया। अब हम देखेंगे कि फाइनल रिएक्शन अगर लिखने का प्रयास करें यहाँ से, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा इधर से, ठीक है, और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा इधर से। मतलब जैसे हमने याद करने का ट्रिक बताया, बस उसी तरह से आप कैंसिल कर दीजिए और फाइनल जो रिएक्शन है उसे लिख लीजिए, ZnHg प्लस HgO, और यहाँ क्या हो जाएगा, ZnO प्लस Hg। ये मेरा फाइनल रिएक्शन निकल करके आया, ओवरऑल रिएक्शन सेल अभिक्रिया। इस सेल का जो EMF है, तो जो मेरा हमने शुष्क सेल को देखा था रेंज में था। यहाँ एक अच्छी बात है क्या कि यहाँ स्थिर विभव होता है, तो हम लिखेंगे इसका स्थिर विभव या 1.35 वोल्ट होता है। तो आज इतना ही हम लोगों ने बैटरी में प्राथमिक सेल को पढ़ा, और अगला क्लास होगा द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। तो हम समझते हैं कि अगला क्लास इसका अंतिम क्लास हो सकता है। कुछ बच गया अगर, तो अगले क्लास में हम, मतलब 2 क्लास और हम इसमें दे सकते हैं। तो एक क्लास जो होगा मेरा जिसमें द्वितीयक सेल और ईंधन सेल पढ़ेंगे, और जो लास्ट क्लास होगा उसमें आपका अगर कुछ डाउट्स है या जो बचा हुआ कोरोजन और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन वाला टॉपिक है वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। कुछ लोग का कहना है कि आपके वीडियो को जो है लोग शेयर नहीं करते हैं, तो आप इतना समझिए कि अगर 10 ही छात्र हमारे इस वीडियो को देख करके लाभ उठा रहे हैं तो हमारा यह प्रयास सफल होगा, क्योंकि कोरोना के कहर में सारे लोग जो है घर पर बैठे हुए हैं, और साथ ही स्कूल कॉलेज जो भी है वह सारा बंद है, हड़ताल की स्थिति है। तो इस स्थिति में इंटर के छात्र कम से कम उनको गार्जियन की ओर से मोबाइल की सुविधा ज़रूर रहती है, चाहे गार्जियन की ओर से हो या अपने किसी फ्रेंड दोस्त लोग से जो है वह शेयर करते हो। तो आप निश्चित रूप से जो मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसका लाभ तो उठाए हैं, और जो आपके मित्र हैं जो 2021 में बोर्ड एग्जामिनी हैं, जो 12th के जो विभिन्न चैप्टर्स हैं उसके कंसेप्ट को सीखना चाह रहे हैं,
तो उसके लिए आप निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।